हेलो। टाइम हो गया है तो कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मैं इसके लिए माननीय कुलपति सर प्रोफेसर संजय सिंह सर से अनुमति चाहती हूँ कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें। आगे बढ़िए आप। हाँ, जी चलिए जी सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर, धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट राजश्री इस वेबिनार से जुड़े सभी प्रतिभागियों को सूचित करती हूँ कि हमारे देश के माननीय पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का देहांत 31 अगस्त 2020 को हो गया था। उनके निधन पर विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह सर के साथ बीबीएयू परिवार शोक में डूबा हुआ है। इस विश्वविद्यालय का गौरव रहा है कि 2013 में माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय में चरण पड़े। उन्हीं की याद में शोक श्रद्धांजलि के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट करेंगे। जी मुख्य अतिथि माननीय श्री अतुल कोठारी सर, राष्ट्रीय संयोजक शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति तथा सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर, संस्थापक हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन देहरादून। विशिष्ट अतिथि वक्ता श्री प्रेम सिंह सर, प्रगतिशील जैविक किसान और संस्थापक मानवीय शिक्षा संस्थान। अध्यक्ष प्रोफेसर संजय सिंह सर, माननीय कुलपति बाबा साहेब भीमराव विश्वविद्यालय लखनऊ। और इस वेबिनार से जुड़े सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स का उन्नत भारत अभियान के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर नवीन अरोड़ा सर की टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। उन्नत भारत अभियान के तहत ये वेबिनार, जिसका शीर्षक है आपदा से अवसर तक समृद्ध गांव आत्मनिर्भर भारत, विश्वविद्यालय की एनसीसी इकाई के साथ मिलकर
आयोजित किया जा रहा है। उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2014 को लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उचित तकनीक का उपयोग करके स्थानीय समुदायों के विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थानों को शामिल करके एक समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण करना है। इस पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारा विश्वविद्यालय भी इस उन्नत भारत अभियान के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर नवीन अरोड़ा सर के और समिति के अन्य सदस्यों में प्रोफेसर शिल्पी वर्मा, डिपार्टमेंट DLISC, डॉक्टर UV किरण, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, डॉक्टर रचना, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डॉक्टर राजश्री, डिपार्टमेंट ऑफ IT, डॉक्टर मनोज कुमार ददवाल, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डॉक्टर अलका, डिपार्टमेंट ऑफ IT, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह सर के मार्गदर्शन में करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी ने जनमानस के जीवन को बहुत प्रभावित किया। इसी को ध्यान में रख करके आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को की थी, जिससे कि 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो पाए और हम इस कोरोना वायरस की वजह से जो आर्थिक क्षति हुई है उसको पूरा कर पाए और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना पाए। दुनिया में हर देश की अपनी है पहचान, हमारा आत्मनिर्भर होना हमारे देश की है पहचान। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रोफेसर नवीन सर, नोडल अधिकारी उन्नत भारत अभियान को बुलाना चाहूंगी, जो आप सभी के सामने विश्वविद्यालय की तरफ से उन्नत भारत अभियान की विभिन्न गतिविधियों से आपको अवगत कराएंगे। प्रोफेसर नवीन सर। I hope my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. आदरणीय वाइस चांसलर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संजय सिंह जी, श्री अतुल कोठारी जी आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति एंड सेक्रेटरी ऑफ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, फाउंडर ऑफ हेस्को देहरादून, एवं आज के वक्ता आमंत्रित वक्ता श्री प्रेम सिंह जी, जो कि फाउंडर हैं मानवीय शिक्षा संस्थान, एवं सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस वेबिनार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यह वेबिनार हमारे माननीय हमारे वाइस चांसलर सर का ही एक सुझाव था और एक उन्हीं की प्रेरणा है। ये वेबिनार वो हमेशा हमको प्रेरित करते रहते हैं कि कैसे हम लोग गांव में जाकर काम करें, गांव में जाकर रिसर्च करें और आगे बढ़ें। और ये कोरोना वायरस जो आपदा है, उससे हम लोगों को एक बात भी बड़ी अच्छे से समझ में आ गई कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा, हमारे देश को आत्मनिर्भर होना होगा, और उसके लिए जो 70% हमारी जनसंख्या है वो गांव में ही बसती है, तो हमें अपने गांव को भी समृद्ध करना होगा अगर हमें अपने देश को आत्मनिर्भर करना है। और कोरोना वायरस से एक और बात समझ में आई कि ये जो शहरों का विकास हो रहा है, अनियंत्रित विकास जो शहरों का, मैं कह सकता हूँ कि जो एक ऐसा विकास है जिसका जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा शहरों की तरफ भागी, हमारे देश में भी और इवन दूसरे देशों में भी, और बड़े बड़े शहरों में उतनी कैपेसिटी नहीं रही जितनी वहाँ पे पॉपुलेशन पहुँच गई, जितना वहाँ पे रिसोर्सेज को वहाँ पे यूज़ किया गया उन शहरों में, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई। और कोरोना वायरस महामारी उसी का एक ऐसा परिणाम देखने को मिलता है कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हुआ बड़े बड़े शहरों से पूरी दुनिया में, और उसमें भारत भी शामिल है,
जहाँ पे शुरुआत बड़े बड़े शहरों से हुई, और इसीलिए हमें अपने गांव को और समृद्ध बनाना होगा कि लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन ना कर कर अपने गांव में ही अपने लिए रोजगार ढूंढने के स्वावलंबी हों और आगे बढ़े। इसी कड़ी में हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 5 गांव एडॉप्ट किए थे उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत सन 2018 में। ये गांव लखनऊ से कुछ बाहर की लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उसी रेडियस डायामीटर में है। और ये 5 गांव हैं: मिरानपुर, बिनवट, औरावा, रामचौरा, दादूपुर एवं चकोली। और सबसे पहली एक्टिविटी जो हम लोगों ने करी थी वो उसमें हमारे एनसीसी के छात्र और एनएसएस के छात्र बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। आगे बढ़कर और भी छात्र विश्वविद्यालय के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो था विलेज सर्वे, जिसमें बहुत व्यापक सर्वे किया गया 5 विलेज का। उनके वहाँ पे कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, किस प्रकार से, अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, दिक्कतें क्या आ रही हैं, उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या सफलतापूर्वक चल रहा है, स्वच्छता अभियान क्या सफलतापूर्वक चल रहा है। ये सारी चीजें वहां पर जाकर एक एक घर में, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था, 5 गांव के एक एक घर को हमने कवर किया, हमारे बच्चों ने कवर किया, हमारे शिक्षक, हमारी टीम, हमारी जो उन्नत भारत अभियान की टीम है उसने सबने मिलकर कवर किया। और एक एक घर को कवर कर कर ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 90% घर जिन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया, उनका डाटा हमने भारत सरकार को पहुंचाया और प्रदेश सरकार को भी पहुंचाया। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी थी और में कई दिन लग गए, क्योंकि 5 गाँव को हमें पूरा कवर करना था। इसके बाद हमने कई सारी ग्राम सभाएं भी करी, हमने वहाँ के प्रधान से इंटरेक्ट किया, विलेजर्स से इंटरेक्ट किया। इसमें भी हमारी टीम, एक पूरी टीम वहाँ पे जाती रही गांव में, एक एक गांव पे हम लोग गए, उनकी उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक बार हमारे साथ हमारे माननीय कुलपति जी भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, तो जाके गांव में इंटरेक्ट किया था। ये देखिए, औरावा में गए थे हमारे साथ, और वहाँ बच्चों से स्कूल में इंटरेक्ट किया, विलेजर्स से इंटरेक्ट किया, और गांव के प्रधान से इंटरेक्ट किया और उनकी समस्याएं जानी। और हमने ये समस्याएं आगे बढ़कर भारत सरकार को पहुंचाई, और वहां पर आगे की नीतियां क्रियान्वित होने में मदद मिली। इसके अलावा क्लीनलीनेस ड्राइव किया गांव में, हाइजीन के बारे में लोगों को, वहाँ के गांव के निवासियों को हमने जागरूक किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जागरूक किया, वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक किया, हेल्थ और डाइट, इस सब पे कैंप लगाए गए। और एक कुछ चित्र हैं उन्हीं कैंप्स के, जहाँ पे हम लोगों ने जाकर ये एक्टिविटीज करी अलग अलग गाँव में। नेक्स्ट था स्ट्रीट प्ले, भी हम लोगों ने वहाँ के नुक्कड़ नाटक किए, स्वच्छता पे, विमेन एम्पावरमेंट पे नुक्कड़ नाटक किए, और इसमें भी हमारे छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनसीसी, एनएसएस एवं अन्य छात्रों ने मिलकर ये नुक्कड़ नाटक किए, गांव वालों को जागरूक किया बहुत सारे इश्यूज पर, विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ, प्लास्टिक का यूज ना करें, इसके बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में नुक्कड़ नाटकों के जरिए हम लोगों ने जागरूक किया। हेल्थ कैंप भी लगाए गए, जिसमें उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, उनकी क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, या और कोई बीमारियां वहाँ पे तो नहीं फैल रही, ये सब चेक किया गया। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कम से कम इस्तेमाल करें या वो इस्तेमाल ना ही करें, इस पे भी कैंप लगाए गए। और पूरे गांव से प्लास्टिक कलेक्ट करके हमने वहाँ पर कपड़े के, जूट के बैग वितरित किए। उन्नत भारत अभियान में ये 5 गांव में ये कैंपेन चलाया गया था, प्लास्टिक फ्री करने के लिए कैंपेन चलाया गया था, और हम बार बार ये जाकर करते भी रहते हैं। एक और एक्टिविटी जो हम लोगों ने इस 1-1.5 साल में करी, वो थी वहाँ के पानी की, वाटर बॉडीज। अभी मैं पढ़ रहा था कि समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध गांव तभी होंगे जब वहाँ के जैव विविधता को हम संरक्षण कर पाएंगे। और जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए वहाँ के वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पोखर, तालाब जो गांव में है, जो पानी के स्रोत भी हैं वहाँ के लिए। और वो देखिए बहुत पॉल्यूटेड, आज की डेट में ये बहुत पॉल्यूटेड लग रहे हैं, तो हमें इसको जाके हमने इनकी वाटर टेस्टिंग करी, जैसा कि आप पिक्चर में ही देख सकते हैं कितने पॉल्यूटेड है जो गांव में हम लोग गए थे। तो इस सब की हमने मैपिंग करी इन पॉन्ड्स की, हमारे छात्रों ने, इसमें एनवायरमेंटल साइंस विभाग के छात्र ने बहुत मुख्य भूमिका अपनाई।
और उन्होंने वहाँ का पानी कलेक्ट किया, उसकी टेस्टिंग करी, जो कि रिपोर्ट हमने आगे भेजी। अब हमारा आगे इसमें वो रहेगा कि हम कैसे इन जल स्रोतों को हम संरक्षण करें। ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, गांव की जैव विविधता में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमने सॉइल सैंपलिंग भी करी इन 5 गांवों में जाकर, और वहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता, वहाँ की मिट्टी में कितना कार्बन है, कितना नाइट्रोजन है, जैव विविधता क्या है, बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया, ये सब हमने वहाँ पे चेक किया, और ये रिपोर्ट भी हमने ऊपर गवर्नमेंट को भेज दी है, और इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। आगे हम लोगों का प्रोग्राम है कि हम वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ी तेजी से शुरू करें। और कोविड काल में भी हम लोगों ने जाकर गांव वालों से, गांव के प्रधानों से और ग्राम सचिव से, बीडीओ के ऑफिस में जाकर भी मीटिंग करी, वहाँ की समस्याएं जानी कि कोविड के दौरान क्या क्या समस्याएं गांव वाले फेस कर रहे हैं, और इन समस्याओं का कैसे समाधान हम लोग कर सकते हैं, और कैसे हम इनको गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि ये कैसी समस्या है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लॉकडाउन में थोड़ा वहाँ पे पानी की समस्या, ट्यूबवेल, हैंडपम्प्स की थोड़े खराब हो गए थे लॉकडाउन के चलते, डेवलपमेंट एक्टिविटीज थोड़ी रुक रही थी, वो सारी चीजें जान के हमने आगे पहुंचाई। और ये हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम शुरू करना चाहेंगे, इन गाँव में करेंगे। स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज कैसे किया जाए, ये सब हम अपने गाँव में जाके, जो हमने 5 गाँव गोद लिए हैं, उनमें जाके हम सब ये एक्टिविटीज फ्यूचर में करेंगे, और इसके जो परिणाम आएंगे हम सबके साथ साझा करेंगे। एक माननीय कुलपति जी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र, हमारे रिसर्च स्कॉलर, हमारे फैकल्टी यही सब प्रोग्राम्स को लेकर जो गांव से जुड़े हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इसमें जाकर हम लोग उनसे वहाँ पे पीएचडी स्कॉलर जाके वहाँ रिसर्च करें जो जमीन से जुड़ी हुई है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारी लैब में बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन हम उसको फील्ड तक ले जाएं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीजें, ये सब हम वहाँ पे हमारे शोध छात्र इसमें इन्वॉल्व हो, जिससे कि हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना पाएं, उनकी समस्याओं को हल कर पाएं। ये सब एक्टिविटीज हम लोग आगे अपने आने वाले समय में जारी रखेंगे, और अपने जो 5 गांव हैं उनके उन्नति के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम लोग को आगे बढ़ेंगे, और समृद्ध गांव की तरफ उनको लेके जाएंगे। इस आपदा, ये जो कोविड-19 है, इसको अवसर में बदलना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन बहुत डॉक्टर राजश्री, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस वक्तव्य के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। अब हमारी कार्यक्रम की अगली कड़ी में जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री प्रेम सिंह सर। उनके बारे में ये बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहां पिछले कुछ दशकों में सैकड़ों परेशान किसानों ने अपनी जान ले ली है या उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है, प्रेम सिंह सर एक उन लोगों के सामने अपवाद हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा से अपने 3 भाइयों के साथ 32 बीघा जमीन पर ग्रामीण संग्रहालय, ह्यूमन एग्रेरियन सेंटर स्थापित किया। उनका मानना है कि टिकाऊ और पारंपरिक खेती के साथ नए नए प्रयोग करने से ही हम एक नीति परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उनका कहना है कि इस विचार से देश के किसान परिवार, पारिस्थितिक संतुलन और खाद्य सुरक्षा की समृद्धि सुनिश्चित होगी। वह अपनी अग्रणी पद्धति को अपरिवर्तनशील खेती कहते हैं। तो मैं अब आपके सामने ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल किया। श्री प्रेम सिंह सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। क्या आवाज आ रही है? जी सर। क्या आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर, आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आज ये
प्रोफेसर कुलपति महोदय मेरे प्रणाम, और प्रोफेसर नवीन अरोड़ा जो इसके आयोजक हैं उनको भी मेरा नमन, और आप सभी लोगों को नमस्कार। तो कार्यक्रम मैंने अभी प्रोफेसर साहब का मतलब वक्तव्य सुना, और मैं इसके पहले कि मैं अपनी कोई बात कहूँ, मैं इस बात के लिए आप सभी से थोड़ा सा क्षमा मांगूंगा कि उनके पास किसानों की पास तो कहीं तारतम्यता इधर उधर होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लें, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले से ही क्षमा मांगे लेता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 शब्द हैं इसमें, समृद्ध गांव और आत्मनिर्भर भारत। तो मैं दूसरी बात यह है, इसके पहले कि मैं इनकी व्याख्या में जाऊं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शब्द है, और मैं जो कुछ भी कहूँगा मैं जो कुछ भी कहूँगा वो किसी किताब से मैच करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं गांव पढ़कर किताब की बात करता हूँ। तो थोड़ा सा इस पर भी कहीं चीजें इधर से उधर हो सकती हैं, क्योंकि मेरा देखा हुआ है। ये वैसे ही है जैसे कभी कहते हैं मैं कहता हूँ आंखन देखी तो कागज की लेखी रे। तो 4 शब्द हैं, समृद्ध भारत, समृद्ध गांव और आत्मनिर्भर भारत। तो समृद्ध शब्द का हम क्या अर्थ लेते हैं, क्या यह स्पष्ट है? और किसी भी चीज के इम्प्लीमेंट करने के पहले हम अगर उसके अर्थ को ही स्पष्ट नहीं करते हैं तो क्या संभव है कि हम उसको अचीव कर पाएंगे? दूसरा, समृद्ध गांव, गांव से क्या अर्थ लेते हैं? क्या यह शहर का उसी तरह एक मोहल्ला टाइप का है जहां पर आपस में कोई संबंध नहीं होते लोगों के? क्या है ये गांव? क्या है गांव के बारे में क्या अवधारणा है? और तीसरा शब्द है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भी 2 शब्दों से बना है, एक आत्मा से और एक निर्भरता से। तो आत्मा शब्द का क्या अर्थ स्पष्ट हो गया है। मैंने तो अभी तक जितने भी धर्म ग्रंथों में आत्मा शब्द को देखा है तो वहां पर मैं ये पाया हूं कि आत्मा शब्द ही अपरिभाष्य है। अभी पूछिए कि आत्मा क्या है तो बताते हैं कि जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, जो गलता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हम पूछेंगे कि क्या है तो बताएंगे ये नहीं है। तो आत्मा ही स्पष्ट नहीं है। निर्भरता क्या है? क्या बिना निर्भरता के हम जी सकते हैं? यदि बच्चा कह दे कि मैं आत्मनिर्भर हूँगा तो वो जी पाएगा माँ के बिना? इस तरह से हम बहुत सारी चीजों में ये जो 4 शब्द हैं। और भारत क्या है? क्या भारत कुछ शहरों का समूह है? क्या भारत कुछ गांव का समूह है? क्या भारत कुछ प्रदेशों का समूह है? क्या भारत कुछ संस्कृतियों का समूह है? क्या है भारत? हम किस भारत की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं? तो सर मेरा कहना यह है कि अभी जो परंपरा चली आ रही है और 70-72 साल के बाद भी इस तरह कई प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे वक्तव्य दिए हैं, और हम पिल पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए, पूरा आज तक एक भी नहीं हुआ। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो हमारा निवेदन यह है सर कि हम अंग्रेजों के जमाने की लिखी गई पुस्तकों, फिर पुस्तक के आधार पर दूसरी पुस्तक, फिर उस पुस्तक के आधार पर तीसरी पुस्तक, फिर तीसरी पुस्तक के आधार पर चौथी पुस्तक, इस तरह पुस्तकों की एक पुल बना हुआ है। और पुस्तक के माध्यम से हम गांव, आत्मनिर्भरता, भारत और समृद्धि को समझने की कोशिश करते हैं तो संभव ही नहीं। तो मेरा निवेदन है कि पहले गांव पढ़ें। गांव पढ़ने का अपने एक तरीका होता है सर। गांव ऐसा नहीं है जैसा अभी माननीय प्रोफेसर साहब माने कि स्वयं अभी स्वावलंबी नहीं है, हम इसकी शिक्षा देंगे, हम उसकी शिक्षा देंगे। क्या हम ये सब बच्चे जाके हमें शिक्षित करने आएंगे यहाँ गाँव? क्या हम इनसे ज्यादा पिछड़े हैं? किस आशय में पिछड़े हैं? हम बताते हैं इनके भी तुलना कर लें। हम अपना दाना उगा के खाते हैं, शहर में क्या अपना दाना उगा के खाते हैं? या किसी न किसी तरह से स्वावलंबी है, ये किसी न किसी कोई न कोई माध्यम दूसरा ही अपनाते हैं। हम सीधे पर्यावरण के संतुलन का काम करते हैं। हम सीधे अभी किसके इंटरफेरेंस के बाद डीएपी यूरिया गई हमारे यहाँ? क्या किसानों ने उसका आविष्कार किया? क्या हैंडपंप किसानों ने बनाया? क्या ट्यूबवेल किसानों ने लगाया? ये सब आप ही जैसे, क्षमा करेंगे यहाँ पर,
आप ही जैसे किताबों में पढ़े और जो अपना हित साधने वाले लोग हैं और आर्थिक रूप से भी और भी अनेक अनेक तरीकों से उनका माध्यम बन जाते हैं और जाके हम वो चीजें इम्प्लीमेंट करने लगते हैं जो हमारा नहीं है। हमारी इस इंटरफेरेंस की वजह से ही गांव की ये हालत हुई है। जातियों में बंटा हुआ है, वर्गों में बंट गया है। क्या 70 के पहले का कोई सर्वे है आपके विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से? है ना, नहीं है। हम वही भारत जानते हैं जो हमें किताबों में बताया गया है। तो मेरा निवेदन है कि पहले तो एक ड्रास्टिक चेंज के लिए इस देश में और बहुत सारा पैसा हम टैक्स पेयर्स का जाता है, सरकार का वो पैसा हम लोगों के पास आता है। तो मेरा तो निवेदन है कि पहले कम से कम 10 वर्ष तक अपने मानक निश्चित किए जाए कि समृद्धि क्या है, आत्मनिर्भरता क्या है, गांव क्या है, समृद्ध गांव। क्या गांव कभी समृद्ध हो सकता है? समृद्ध हरदम परिवार हो सकता है और समृद्ध परिवारों के अंतर समूह का नाम गांव है। तो गांव क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, इंटरडिपेंडेंट। हरदम एक जैसे कोई जूता बनाएगा गांव भर के लिए, कोई कपड़ा बनाएगा गांव भर के लिए, कोई मंजन बनाएगा गांव भर के लिए। तो एक दूसरे पर बुद्धिमत्ता पूर्ण बराबरी वाली परस्पर निर्भरता ही होगी और ऐसे गांव के समूह से भारत आत्मनिर्भर होगा। पहले परिवार में समृद्धि हो, फिर समृद्ध परिवारों के समूह को गांव हो और गांव को पहले उसकी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था के संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। तब ऐसे आत्मनिर्भर गांवों का, तब ऐसे माने ऐसे स्वावलंबी गांव को, गांव के समूह को बनाए हम पूरे भारत के लिए। तो उसकी टोटलिटी में आत्मनिर्भर। अभी थोड़ा सा अगर समय हो तो 2 मिनट के लिए मैं इसके लिए ये भी बताऊं कि जब भी इस देश की, आपने सुना होगा कि आजादी के पूर्व या 27% भागीदारी थी हमारे विश्व व्यापार की, हिंदुस्तान की। तो क्या उस समय ये इंडस्ट्रियां थी? क्या उस समय हमारे पास ये उद्योग थे? नहीं थे। हमारे गांव में छोटे छोटे परिवारों के उद्योग थे। उन छोटे छोटे परिवारों के उद्योगों से एक ऐसी लाइफ लाइन चलती थी कि इस गांव में यह अच्छा बनता है तो यहाँ पर व्यापारियों ने उसको लादा। फिर उसके बाद उस गांव में गए तो वहाँ ये वाली चीज बेच दी, जहाँ इसका अभाव है उसको ले गए। ऐसे मेसोपोटामिया और सिल्क रोड माने चाइना तक जाते। और कब हमारा विश्व व्यापार में भागीदारी 27% थी, तब इस देश में क्या एक भी इंडस्ट्री थी? तो ये सब अभी आत्मनिर्भर भारत माननीय मोदी जी ने कह दिया। हम समीक्षा तो करें, ये भी हमारी माने विश्वविद्यालयों की जिम्मेवारी है कि अगर वो कोई बात ऐसी कहते हैं जो बात इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, उसका भी उनको ध्यान दिलाएं कि भैया आप पहले गांव के अधिकार तो दीजिए। गांव में तो पूरा इंटरफियरेंस आ दिया है, बिल्कुल शहर वाला माहौल बना दिया है। तो उसको तो ठीक करें, तब जाके हम समृद्ध परिवार, स्वावलंबी गांव, इनके समूह का नाम आत्मनिर्भर भारत हो सकता है। नहीं तो हम इन शब्दों, ये खोखले शब्द रहेंगे, इनका इम्प्लीमेंट होना संभव नहीं है। यह जैसे मोदी जी जाएंगे वैसे ही ये फाइलें बदल जाएंगी, फिर दूसरा प्रधानमंत्री हो जाएगा, वो दूसरा शब्द लेके आएगा, फिर हम उस शब्द के पीछे घूमते रहेंगे। तो इस प्रक्रिया को बंद किया जाए। ये बड़ी प्राण घातक प्रक्रिया है, प्राण घातक प्रक्रिया है। पूरे देश का सत्यानाश हो चुका है इस वजह से। और ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारे शैक्षणिक संस्थानों की, पूरे देश की बड़ी जिम्मेदारी है। अभी देखिए आप इतने पीएचडी होते हैं, तो पीएचडी में इसका कुछ काट के उसमें, उसका कुछ काट के उसमें, ऐसे कितने टाइम पास कर रहे हैं। सर मैं आदरणीय प्रेम सिंह सर से अनुरोध करना चाहूंगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मुझे पता है कि मेरी बातें हर्ट करेंगी और मैं इसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ और आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और ये मेरे पूर्ण रूप से सत्य है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें अगर किशोर साहब को या नवीन जी को कुछ ऐसा हुआ हो, इसके लिए मैं अपने से माफी मांगता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने
बताया कि किस तरीके से हम आज तक सिर्फ किताबों को पढ़ करके उसको इम्प्लीमेंट या उसको असली रूप में लेकर के आते थे, लेकिन आपने इसकी परिभाषा बदल के कहा कि नहीं, हमें पहले पढ़ना पड़ेगा तब हम किताब लिखें तो ज्यादा उचित रहेगा। आपने बताया कि समृद्ध परिवार से स्वावलंबी गांव की तरफ जब हम जाएंगे तब हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो आपके इन बहुमूल्य शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर, जो कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर एक भारतीय हरित कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने वनस्पति विज्ञानी और हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं, जो कि देहरादून में स्थित है। ये एक गैर सरकारी संगठन है जो कृषि क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों के विकास में शामिल है। वह जमला लाल पुरस्कार प्राप्त करता है और एक अशोक भारतीय समाज में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2006 में पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें उत्तराखंड में सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण 2020 से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें इस विषय पर 60 से अधिक लेख और 10 पुस्तकों का श्रेय दिया जाता है। सामाजिक उद्यम नेटवर्क अशोक ने 1993 में उन्हें अपना फेलो चुना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने उन्हें 1999 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया और द वीक पत्रिका ने उन्हें 2002 में मैन ऑफ द ईयर चुना। ऐसे सर्वोच्च शिक्षाविदों में एक अनिल प्रकाश जोशी सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ आप सबको? जी सर। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और फिर मैं नवीन जी को खास तौर से और इस निमंत्रण के लिए भी धन्यवाद जो आप सबने मुझे अवसर दिया है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी मैं प्रेम सिंह जी को सुन रहा था और मेरा अपना मानना है कि प्रेम सिंह जी ने जो कुछ भी कहा मैंने उसको आत्मसात किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम सिंह जी ने जो बात की है बड़ी मूल, गहरी और जमीनी बात है, और उसकी जड़ें जो उन्होंने कई जिस तरह से वर्णन किया, बताया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में। देखिए, अभी पिछले 4, 5, 6, 8 महीने से हम लोग बड़ा आजकल हर चीज को ओवरहॉल कर रहे हैं और नए नए शब्दों के बीच में हम आजकल इसी कड़ी से जुड़े हुए हैं कि प्रकृति की बात होती है, कोरोना की बात होती है, या आप ये समझिए कि जो ये दौर चला है ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ढेर सारे इशारे करता है। और अगर देखा जाए कि कोरोना के जड़ में क्या है, ये कहां से कोरोना एक नया शब्द और इसी तरह के जुड़े हुए शब्द भी जो अभी हमारे बीच में नए नए तूफानों के नाम आते हैं, नई नई बीमारियों के नाम आते हैं, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ये क्या है सब कुछ। तो आप अंततः अगर समझेंगे और इसके केंद्र में जाने की कोशिश करेंगे तो ये सीधे प्रकृति के साथ किए हुए हमारे अत्याचार हैं। प्रकृति हमारे बीच में हमारी आवश्यकताओं के लिए नहीं, हमारे लालच के लिए नहीं थी, और हमने लालचों की भी सीमा तोड़ दी। और उसी का परिणाम है कि अगर आप या तो चमगादड़ को खाने पे उतारू हो जाए, या फिर अगर आपको लगता है कि ये कोरोना एक बायोलॉजिकल वॉर टूल के रूप में भी आया, दोनों में कहीं ना कहीं मनुष्य ही केंद्र में है। उसने तमाम तरह की सीमाएं तोड़ी है और ये उसी का परिणाम है कि कोरोना आया।
और दूसरी बात, ये कोरोना के पीछे जो भी कहानियां हो, तो एक बात तो बड़ी समझ में आ जानी चाहिए हम सबके कि ये जो विकास नाम का शब्द है, जो डेवलपमेंट, जो कि हम अक्सर आजकल विकास विकास और दाएं बाएं एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हमारे इतिहास का कहीं भी शब्द नहीं है। ये समझ लेना चाहिए। अगर हमारे इतिहास में कोई शब्द था तो प्रॉस्पेरिटी था, समृद्धि थी, जो भी प्रेम सिंह जी जिसका वर्णन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये विकास नामनी शब्द ये एक अवगुण होता है। इसमें अवगुण ये होता है कि ये अपने आप में एक आइसोलेटेड शब्द है, अकेला है ये। डेवलपमेंट ऑफ रोड, डेवलपमेंट ऑफ मॉल, डेवलपमेंट ऑफ दिस, डेवलपमेंट ऑफ दैट, इसमें इंक्लूसिवनेस नहीं होती, ये सम्मिलित नहीं है दूसरी और परिस्थितियों को जोड़कर डेवलपमेंट नहीं सोचा जाता। जबकि प्रॉस्पेरिटी, प्रगति सबको मिलाकर कही जाती है। और यही कारण है कि पिछले 200 सालों में, 300 सालों में जिस तरह से हम पागल हो गए थे डेवलपमेंट के नाम पे, उसी के ये परिणाम है कि आज हम कहाँ खड़े हो गए। दुनिया में प्राणवायु संकट में चली गई, नदियां गायब हो गई, जंगल खत्म हो रहे हैं। ये सब उसका परिणाम। हम विकसित कहलाने की जो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, हम मूढ़ हैं, हम जड़ों से बहुत दूर हैं। और ये समझ लेना चाहिए कि ये दोनों दो कल्चर से जुड़े हैं। देखिए, अर्बन जो कल्चर है, ये कल्चर नहीं कहलाता, सही बात तो है, कल्चर रूरल में होता है, ये सभ्यता है। हम सिविलाइज कहते हैं अपने आप को, सिविलाइज वर्ल्ड के लोग कहते हैं, और ये अर्बन एरिया से ही ये सब कुछ निकल के आता है। कल्चर तो गांव में पनपता है, जहां संस्कृति और संरक्षण जुड़े होते हैं। आप कंज्यूमर हैं तो आप कंजर्वेशन भी करते हैं। ये गांव का संस्कृति है, हमारा कल्चर है। और अर्बन कंज्यूमरिज्म सिखाता है। इसके साथ कंज्यूमरिज्म की जो होड़ है, उसका पागलपन है, उसके साथ कभी भी संरक्षण जैसे मुद्दे नहीं जुड़े रहे। अब आप देखिए, क्या इस देश को किस रूप में नापा जाए। 8,000 शहरों से बनता है ये देश, या ये देश 82,000 छोटे मोटे कस्बों का देश है। ये देश है 6.5 लाख गांवों का ज्यादा। और इस 6.5 लाख गांव इस देश की एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाते हैं। आर्थिक स्थिरता अगर 2008 में भी अगर आप देख ले कि जब एक बड़ा इकोनॉमी dwindle कर गई थी, लड़खड़ा गई थी, तो हमारी बैलगाड़ियों ने, हमारे किसानों के खेतों ने इसको एक स्तर से नीचे नहीं जाने दिया। शहरों का अंदाज देखिए कि अगर कोरोना आया और कोरोना ने तो पहली बड़ी चोट की, तमाम तरह के उद्योगों पर ताले लगा दिए, और उसी पे क्या लगा दिया, हम सब भी बंद कर दिए घरों के अंदर। और जब ताले लग गए और उद्योग नहीं चले, तो वो तो हम जीडीपी के लिए पागल हुए फिरते हैं कि जीडीपी गिर गई, जीडीपी उड़ गई, 23% में आ गई जीडीपी। आपकी अखबार की खबर है, ये जीडीपी शून्य में पहुंच गई जब कोरोना आया। और उसी इकोनॉमी, उसी डेवलपमेंट के लिए हम पागल होते हैं जो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती है। बताइए, कोरोना काल में पाताल में जीडीपी चली गई। और क्या है ये जीडीपी? देखिए, कोई इकोनॉमी जितने बड़ी साइज की होगी, जितने बड़ी साइज की होगी इकोनॉमी, वो उतनी वल्नरेबल होती है। और जिस इकोनॉमी का साइज छोटा होता है, वो उतनी स्टेबल होती है, गांव की इकोनॉमी। और सच बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, वो मेरे दृष्टिकोण में ये हमारी शास्त्र और पुराणों में इंगित हमारे कर्म और धर्म का हिस्सा है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की निर्भरता उसके ज्यादा लोगों से जुड़ी होनी चाहिए। अब आज आप देखिए कि हमारी पूरी इकोनॉमी को अगर आप एनालाइज करें, तो ये जो अर्बन कल्चर है, इंडस्ट्रियल कल्चर है, ये तथाकथित जीडीपी है, ये एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इसने खड़ी कर दी। अब इस देश में 1% लोग वो है
जो इस पूरे देश की 40% वेल्थ के मालिक है। मतलब 63 लोग इस देश का यूनियन बजट है उससे ज्यादा उनके पास वेल्थ है। तो ये डिस्पैरिटी का कारण ये है, इस असमानता का कारण ये है कि हमारा जो मॉडल है इकोनॉमी का वो अजीबोगरीब है। जो सबसे स्टेबल इकोनॉमी होती है वो गांव से चलती है। खेती बाड़ी, हवा, मिट्टी, पानी, जंगल, ये स्टेबल फैक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, और उन्हीं पे वैल्यू ऐड करके अर्बन इकोनॉमी बनती है। वो मैनेजर है, उत्पादक कोई और होता है और वो मैनेजर है, प्रबंधक है। वो वैल्यू ऐड करते हैं नई टेक्नोलॉजी साइंस से, और उनका सबसे बड़ा बाजार कोई अर्बन नहीं होता, वो गांव होते हैं। अब आप देखिए अंकल चिप्स या जो नई नई उत्पाद आप और मेरे गांव जिससे भरे पड़े हैं, आलू तो गांव में पैदा होता है, तो दिल्ली में थोड़ी ना पैदा होता। लेकिन आज चिप्स खरीदने और चिप बिकने का जो ज्यादा संख्या है उस देश के गांवों में। तो तमाम तरह के उत्पादों को देख लिया। एक बार मैंने और मेरे साथियों ने पूरे देश की साइकिल यात्रा की थी, कन्याकुमारी से उत्तराखंड कश्मीर तक की, और एक बार सिलीगुड़ी से उत्तराखंड की। और हमारे अध्ययन का एक हिस्सा था कि गांव में क्या बिक रहा है। गांव का पूरा बाजार 80-90% उन उत्पादों से घिरा पड़ा था जो गांव में पैदा होते हैं, लेकिन वो पहले बाजार जाते हैं, फिर शहरों में जाते हैं, वहां वैल्यू ऐड होगा, मूल्य वृद्धि होगी, और गांव ही उसका बड़ा बाजार बन जाते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जो विकेंद्रित नहीं हो वो अनस्टेबिलिटी पैदा करती है, और यही कारण है। ये कहानी अपने देश की नहीं, सारी दुनिया की है। दुनिया में 2153 लोग के पास इतनी वेल्थ और संपदा है जो कि 4.6 बिलियन लोगों के पास होनी चाहिए। उससे ज्यादा संपदा 2153 लोगों के पास। ये ऑक्सफैम का एक सर्वे है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अब देखिए ना कि गांव उत्पादक है और वो प्रबंधक है। प्रबंधक और गांव उत्पाद के बीच में जो इनकम रेशियो है 1:16 है। गांव अगर 1 कमाता है तो शहर 16 कमाता है। कहां से आते हैं उनपे उत्पाद? गांव से तो आते हैं। और आप देखिए दूसरा बड़ा कारण है कि जहां जहां शहरों की बसावटें बनती चली गई और बढ़ती चली गई, उनके क्या योगदान? पॉल्यूशन, पानी कहीं का कहीं ले जाके 18 मंजिल में चढ़ाओगे। प्रकृति ने तो यह तय किया था जहां पानी होगा वहां बसेंगे। पहले सब वही बसते थे जहां पानी होता था, और आज जहां बसते हैं वहां पानी ले जाते हैं। तो आपने प्रकृति के साथ तो रिश्ते तोड़ ही दिए। और जिन लोगों जो पानी जुटाते हैं, तो पानी बनाते हैं, जंगल, हवा, मिट्टी जो संरक्षण इस देश का करते हैं, वे लोग आज पानी की त्रासदी में खुद भी चले। गंगा यमुना नदी उत्तराखंड में हमारे कौन से काम आती है? जितना काम वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों को आती है, हमारे काम नहीं आती। और हमारे अपने ही गांव करीब 16,000 में से 8,000 गांव पानी की त्रासदी में अटके हुए हैं। तो इसलिए है कि हमारी नीतियां अर्बन सेंट्रिक है। हमारी पॉलिसी चाहे पानी की हो, चाहे इनकम की, इकोनॉमी की हो, वो अर्बन सेंट्रिक है। हम रूरल सेंट्रिक तो बने ही नहीं। और यही कारण है कि हम अभी भी लड़खड़ाए हुए। सस्टेनेबिलिटी जैसे शब्द जो स्टॉकहोम ने दिया था 1972 में, और उसके बाद तो फिर क्या दुनिया भर की सरकारें, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी। तो एक चीज बता दीजिए कौन से सस्टेनेबल है 1972 से लेके 2020 के बीच में? तब पानी सस्टेनेबल रहा, इकोनॉमी तो कोरोना आया, सारी डूब गई। सारी दुनिया की इकोनॉमी खिचड़ी पड़ी भी है। और इकोनॉमी के जो भी उत्पाद रहे होंगे, अच्छी इकोनॉमी, इटली, स्पेन, अमेरिका, कोरोना आया, इटली, स्पेन की सारे हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए। हाथ में कुछ नहीं आया। किस इकोनॉमी को बात चिंतन हमको करना चाहिए, हमारे लिए बड़ा सवाल है। और उस सस्टेनेबिलिटी सब रीडिफाइंड होना चाहिए। वो इस तरह से होना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है। देखिए गांव में क्या होता है, गांव में उत्पाद होता है जो अतिरिक्त होता है, या तो बेचते हैं या बगल वाले गांव को बांट देते हैं।
शेयर करते हैं, उसे ही सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। पहले तो हम अपने लिए नहीं पैदा कर पा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसे भी आयात कर रहे हैं, तो हम कहां से सस्टेनेबल है? तो मुझे लगता है कि इस कोरोना के टाइम पर ये आत्मनिर्भर का नारा बड़ा महत्वपूर्ण है। कम से कम इसने सबको एक बार दुनिया में, कभी भी हमारे ना युवा थे ना हम थे, कभी हेल्थ के बारे में चिंतित नहीं रहते थे। कोरोना ने ऐसी मार लगाई और समझा दिया, हर एक आदमी को चिंता हो गई। कोरोना के दौरान में अब तो डर खत्म हो गया, अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। बात नहीं करते थे एक दूसरे से, नजदीक नहीं जाते थे। पहले बार हम सबको हेल्थ इनसिक्योरिटी थी, और इसी बीच में ये भी हमारी दो बातें समझ में आई कि देश की परंपराएं बड़ी मजबूत है, बड़ी महत्वपूर्ण है। नमस्ते इंडिया सारी दुनिया में चला, और हमारे फूड की बात हो रही है। कभी जरा हम खाने में जरा हल्दी डालते हैं, जरा जीरा डालते हैं, जरा मिर्च डालते हैं, ये सब हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और सारी दुनिया की कहानी है। दूसरी हम पूछते हैं, हेलो हमारी देन है। तो ये जो हमारे देश की दुनिया की में हमारा देश परम स्थिति में है। मैं आपके संज्ञान में लाऊं कि अभी इस बार जो हमारे मंत्री है एजुकेशन, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हमने उनके साथ मिलकर उनका नेतृत्व में एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का पूरा MHR जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में पूरा डिवीजन खुल गया है। क्या है ये इंडियन नॉलेज सिस्टम? और उसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग उसमें हैं। उसमें यही बात है कि भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, जो परंपराएं हैं, उनको अनदेखा ना करें, उसका वैज्ञानिक पहलू बताएं। और ये एक बड़ा कदम है मेरी दृष्टि में कि भारत के सम्मान देने के लिए, और हमको कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। अथर्ववेद में भी इकोनॉमी की परिभाषाएं हैं, उन्हें जानना चाहिए। प्रकृति के नियम को जानना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचर से कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर, जो भोगता है उसको जोड़ना भी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। अब देखिए जो कंज्यूम कर रहे हैं वो जोड़ क्या रहे हैं प्रकृति को। दिल्ली कितना पानी लेता है, कितनी हवा लेता है, कितना सब कुछ लेता है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट क्या करता है उसके? अनाज गांव का किसान पैदा करता है, वो उसको वैल्यू ऐड करके बेच के अपना मुनाफा कमाते हैं 4 गुना। तो जो कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, एक तरफा नहीं रहेगा, तो डिस्पैरिटी आएगी, और अब तो इकोलॉजिकल डिस्पैरिटी आनी शुरू होगी। पारिस्थितिकी असमानता, जो जंगल लगाते हैं, जो नदियां बचाते हैं, उन्हीं के ऊपर आपदाएं भी आती। इसलिए अब इकोनॉमिक इकोलॉजिकल डिस्पैरिटी एक बड़ा इश्यू खड़ा हो गया है। मेरा मानना है कि हम सबको अगर आत्मनिर्भर बनाना भारत को है, तो केंद्र में गांव उत्पादक होना चाहिए। जहां उत्पादक छोटा हो जाएगा, ध्यान रखिए, जहां उसका महत्व तो नहीं होगा, तो एक समय के बाद क्या इकोनॉमी और क्या इकोलॉजी दोनों कोलैप्स कर जाएगी, और ये दिख भी रहा है। और अभी ये जो GDP का नारा है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस शहरों के उत्पादों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। घर गांव की खेती बाड़ी, जंगल, हवा, ये तो कहीं दिखती भी नहीं। किसान का देश में क्या योगदान है, वो चमक धमक के नहीं आता, बड़े उद्योगपतियों का बड़ा नाम आता है, ये हो गया वो हो गया। जब तक इस देश के किसानों को और गांव को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम एक बड़ा योगदान कर पाएंगे। और आप ध्यान रखें, अंततः मैं ये अनुरोध आपसे करूंगा कि एक और ग्रोथ मेजर होना चाहिए, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद। GDP के साथ ये बताएं कितने जंगल बढ़ाए इस साल, कितना पानी वर्षा का रोका, कितनी हवा ठीक की, कितनी मिट्टी ठीक की, इनको बनाकर भी मिलाकर भी एक और प्रोडक्ट होना चाहिए, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए, क्योंकि मुझे अभी तुरंत एक दूसरी बड़ी बैठक की तरफ निकलना है। मेरा एक YouTube चैनल है जिसमें मैं प्रकृति और मेरे साथी प्रकृति उन सब चीज की बात कर रहे हैं, ताकि आप और हर व्यक्ति पृथ्वी के इतिहास को समझे, कितनी पीड़ा इस माँ ने ली है हमें जन्म लेते हुए, क्यों इसको माँ कहा जाता है। और ये यूट्यूब चैनल है
यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, और उसमें अर्थ करके एक मिनी सीरीज है, जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आप अगर एक तरफ बड़े उद्योगों को जानना चाहते हैं, एक उद्योगपति बनना चाहते हैं, राजनीतिक नेतृत्व करना चाहते हैं, या आप किसी भी स्तर पर कुछ बनना चाहते हैं, उन सबसे पहले आपको इस पृथ्वी का पुत्र बनना पड़ेगा। पृथिव्या पुत्रो हम माता भूमि, ये जब तक इस मंत्र को नहीं रटेंगे, न समझेंगे, तब तक हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। मैं विकास शब्द से ज्यादा बेहतर प्रॉस्पेरिटी और प्रगति को स्थान देता हूं, जिसमें सब जुड़ते हैं, विकास में मुट्ठी भर लोग जुड़ते हैं। इसके साथ ही मैं आपको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसमें जोड़ा। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे तत्काल कहीं और निकलना है। आप सबको प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि देश की सभ्यता संस्कृति को अगर संरक्षित करना है तो हमें 6.5 लाख गांव को ही देश की पहचान बनाना होगा। आपने बताया देश की आर्थिक निर्भरता अगर देश के लोगों से जुड़ेगी तभी आर्थिक असमानता में कमी होगी। आपने बताया कि सस्टेनेबिलिटी एंड आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति से जुड़ाव ही हमारे को करना होगा। किसानों का योगदान हमें बताने के लिए हम लोगों को आपस में ही जुड़ाव करके उनके योगदान को मुख्य पटल पर लेकर के आना होगा। इसलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुमूल्य वचनों से हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल जी को मेरा भी प्रणाम। मैं प्रोफेसर संजय सिंह बोल रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का कुलपति के रूप में कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको बहुत बहुत आप शुरू में मैं आपको प्रणाम करने के लिए आतुर था, पर संभवतः आपस में देखना नहीं हुआ। अगर आप अभी निकल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अपने हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने समय दिया। मैं निश्चित आना चाहता हूँ आपके विश्वविद्यालय में। आप आए, निश्चित आना चाहूँ। नहीं आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। और हम लोगों का भी विश्वविद्यालय की तरफ से यही विचार है कि कैसे हम अपनी धरती से जुड़ सकें। एक्चुअल में जो पढ़ाई है उसका सही उपयोग हम कर सकें और समाज और राष्ट्र के हित में कुछ एक्चुअल काम हो सके, इसके बारे में। और इसी दृष्टि से हमारा जो उन्नत भारत अभियान एक्चुअली काम कर रहा है। अभी आपको इन्होंने अरोड़ा साहब ने पूरी बात बताई, पर ये सब बातें हम लोग एकदम धरती पे उतार रहे हैं, जब एकदम गांव में उतारने का प्रयास कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से। और आपको अच्छा लगेगा जान के कि आज ही हमारे दैनिक जागरण हिंदी अखबार में आज हमारे विश्वविद्यालय के पर्यावरण के विषय पर एक काफी बड़ा लेख छपा है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि हाँ, कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा अपने विश्वविद्यालय में कर रहे हैं और किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जल स्रोतों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से, और क्या जो हमारा कंस्ट्रक्शन और जो बिल्डिंग और जो वैकेंट स्पेस का जो रेशियो है वो कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं। इस पे आज काफी बड़ा लेख हमारे दैनिक जागरण अखबार में छपा है। आप अपना मोबाइल नंबर नवीन जी से कहिएगा, मुझे देंगे, मैं आपसे संपर्क करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली में असल में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जा रहा है, और वो भी मंत्री जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। डॉक्टर निशंक के नेतृत्व में हिमालयन डे के कई मिनिस्टर्स में उसकी बैठक है अभी, तो मैं निकल रहा हूँ। और आपका नंबर मुझे अगर मिल जाएगा मोबाइल में, आपसे संपर्क करूंगा। नहीं, मैं भी आपका साथ। जी ठीक है, आप निकले। आपको प्रणाम बहुत बहुत। अतुल त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, उनको मैं अपनी तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। जी प्रेम सिंह जी से भी बात हुई थी शुरू में, पर वो शायद आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में थे संभवतः, इस कारण से मेरा उनका संपर्क ठीक से नहीं हो पाया। पर अगर वो अभी जुड़े हैं तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आगे कार्यक्रम आप बढ़ाएं। जी सर। अगले कड़ी में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अतुल कोठारी सर जुड़ चुके हैं, तो उनका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्री अतुल कोठारी सर भारत के एक शिक्षाविद हैं। संप्रति वे शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक तथा शिक्षा संस्कृति उन्यास न्यास के सचिव हैं। विगत 10 वर्षों में शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से उन्होंने देश के पाठ्यक्रम
पाठ्य पुस्तकों में विकृतियों, विसंगतियों को दूर कराने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके प्रयासों से अब तक 11 न्यायालयों के निर्णय शिक्षा बचाओ आंदोलन के पक्ष में आए हैं। आप शिक्षा संबंधी 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं। आप उर्वशी त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध पत्रिका संस्थापक, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यास आदि से भी जुड़े हैं। वे शिक्षा उत्थान पत्रिका के संपादक हैं, जिसके माध्यम से वे शिक्षा और शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। वे वर्ष 2004 में देश में शिक्षा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से एक हैं। शुरुआत में वे शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति की केंद्रीय संचालन समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2006 से शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय सह संयोजक रहे। उसके बाद वो राष्ट्रीय संयोजक बने। शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के अस्थायी रूप से शुरू हुए आंदोलन को स्थायी रूप देने में उनकी महती भूमिका रही है। इन सब संस्थाओं और मंचों के माध्यम से वे भी निरंतर भारतीय भाषाओं का विषय उठाते रहे हैं। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को मैं आग्रह करती हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। श्री अतुल कोठारी सर। सर, आपका माइक म्यूट है, आवाज आ नहीं रही है सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और उन्नत भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित और अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह जी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जी, वीरेंद्र सिंह जी, नवीन कुमार अरोड़ा जी, अब हम इस वेबिनार में प्रतिभागिता करते सभी सम्मानीय आचार्य बंधु और बहनें। सबसे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मानीय कुलपति और समग्र विश्वविद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर एक वेबिनार किया जा रहा है। आपदा से अवसर तक, समृद्ध गांव, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे हृदय का विषय है और मैं पिछले कुछ समय से इस पर काफी काम कर रहा हूँ। जब ये चीनी कोरोना महामारी आई जिसमें देश और दुनिया में, तो इसके बाद कुछ समय के बाद मैंने अपनी एक लेख लिखा, 3 पेज का एक लेख लिखा मैंने। उसका शीर्षक था चीनी कोरोना महामारी, शिक्षा के समक्ष चुनौतियां एवं अवसर। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां चुनौतियां होती है वहां अवसर भी होते हैं। और मनुष्य जीवन की सार्थकता उसी में है कि जो चुनौती को अवसर में बदले। किसी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बात में आपदा को अवसर में बदलने की बात कही। जब एक घोर अंधकार की परिस्थिति अप्रैल मास में शुरू देखो, तो उस समय जब ये बात चर्चा में लाई गई, धीरे धीरे ये देश भर के शिक्षा जगत का एक चर्चा का विषय बन गया और इस प्रकार के हजारों वेबिनार में उसकी ये सारी चर्चाएं आगे बढ़ गई। इसके साथ साथ हमने पिछले 1-1.5 महीने से एक विषय प्रारंभ किया है कि आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा क्षेत्र की भूमिका। हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत में विश्वविद्यालयों की भूमिका, इसकी एक समिति गठित की है और एक समिति आत्मनिर्भर भारत में विद्यालयों की भूमिका, ये दोनों समितियां गठित कर ली है। हमने समितियां बाद में गठित की। हमारी पद्धति यही कि पहले काम शुरू करो फिर हम बात करें। तो उससे पहले कानपुर विश्वविद्यालय ने ये अभियान लिया है
कि आत्मनिर्भर कानपुर करके 1 महीने पहले अभियान लिया उन्होंने और उसका राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में मुझे रखा है उन्होंने, और वो काफी अभियान आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे एक 7-8 विश्वविद्यालय तैयार हो गए इसके लिए, और उन सब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति हमने बनाई है। इसी प्रकार विद्यालय स्तर पर जहाँ हमारा बहुत समय से पिछले लगभग 8 साल से काम चल रहा है, झाबुआ जनजातीय क्षेत्र है, तो वहाँ जिस विद्यालयों में हमारा एमओयू और काम चल रहा है, केशव विद्यापीठ, शारदा विद्यापीठ जी, उन्होंने अभी झाबुआ जिला आत्मनिर्भर झाबुआ जिला का अभियान किया और संभवतः इस 19 तारीख को उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और जो ये यहाँ जो शीर्षक है कि समृद्ध गांव आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत ही अत्यंत योग्य शीर्षक है, क्योंकि भारत समृद्ध तभी होगा और देश आत्मनिर्भर तभी होगा कि जब गांव समृद्ध हो गए, गांव आत्मनिर्भर हो गए। जब हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता था, तब हमारे गांव सेल्फ रिलायंस थे, यानी आत्मनिर्भर थे। बाहर से कोई वस्तु गांव में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी बहुत पुरानी बात की मैं नहीं कह रहा हूं, हम छोटे थे तो मुझे मालूम है कि हमारे कस्बे में साबुन था, हमारे कस्बे में खाने पीने की सारी चीजें मिलती थी, चप्पल, जूते, कपड़े सब वही मिलते थे, तो कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो हमारा संकल्प था मूलभूत है कि हमारे गांव आत्मनिर्भर हो गए, तभी देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थिति हमारे देश में निर्माण हुई है, उसमें इस काम को हम लोग शिक्षा क्षेत्र के लोगों ने लेना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। क्योंकि जैसे हमने कानपुर में जो आयोजन किया, तो उसमें वहां के उद्योगपति, वहां के राजनेता, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता, वहां के शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुख, ऐसे सबको मिलाकर एक समिति बनी। तो मैंने उसको आगे कहा कि इसमें कृषि क्षेत्र से लोगों से जोड़िए, क्योंकि कृषि जुड़ेगी तभी गांव जुड़ेगा। और मुख्य काम मैंने इसको कहा कि हमने गांवों के आधारित ही अधिक करने की आवश्यकता है। ठीक है, कानपुर क्षेत्र ऐसा है कि जहां उद्योग बहुत व्यापक है, तो उद्योग को भी जोड़ना ही है, लेकिन साथ साथ गांवों को जोड़ना है। आज क्या है कि अनेक बातें ऐसी है कि होती है गांव में, लेकिन जैसे अपने अनिल प्रकाश जी ने कहा कि वही शहर में आकर फिर उसको स्वरूप बदलकर फिर वही गांव में, और गांव वाले ने जिस पैसे में वो वस्तु दी है, उससे 10 गुना पैसे में उसको ही मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सबका अनुभव है कि जैसे कुछ गांवों में टमाटर खूब होते हैं, तो बेचारे ऐसी स्थिति आती है किसानों की टमाटर रोड पर बिक देते हैं, क्योंकि उनको जितना परिवहन का खर्चा होता है उतना भी पैसा नहीं मिलता है शहर ले जाने का। लेकिन उस समय सॉस की बोतल के दाम 1 पैसा कम नहीं होता है। तो क्या हमारे गांव में, कस्बों में छोटे से सॉस बनाने का कोई छोटा सा उद्योग स्थापित किया जा सकता है? कोई सॉस बनाना को तो बहुत बड़ी बात नहीं। क्या हमारे इंजीनियरिंग के छात्र, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मिलकर ऐसे छोटे मशीन नहीं बना सकते हैं? बड़े मशीन उपलब्ध है, बस उसका एक छोटा सा मशीन स्वरूप देना है। तो गांव में ही टमाटर बेचारे जो रोड पर फेंक देते हैं, उसको पैसा मिलेगा, और इस गांव में उनको उद्योग भी साथ साथ मिलेगा, वहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा,
बस इसमें दो बातों की हम लोगों की दायित्व लेने की जरूरत है, एक प्रोसेसिंग, दूसरा मार्केटिंग। और धीरे धीरे हम ये भाव निर्माण कर सकते हैं कि भाई जिस जिले में जो सोर्स बनता है, उदाहरण के लिए उस गांव में, तो उस जिले में बाहर से सोर्स ना आए, हमारे गांव के कुछ लोग उपयोग करें। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे अपना ये आगरा और ये क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र, वहां बटाटा बहुत बनता है, आलू। लेकिन कई बार इतने आलू बन जाते हैं कि किसानों को कुछ दाम ही नहीं मिलते, जितना उन्होंने बेचारे ने बीज के पैसे खर्च किए उतना भी दाम नहीं मिलता है, और इसलिए आज हमारे किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। और जैसे अनिल प्रकाश जी ने बताया कि 20 ग्राम की वेफर की हवा भरी होती है पेप्सी की वेफर में, पैकेट में, और वो 20 ग्राम की वेफर के 25-30 टका ले लेते हैं। वास्तव में उस वेफर की कीमत 25-30 पैसे होती है, उतने रुपये ले लेते हो। तो क्या हमारे गांव में वेफर बनके उसका प्रोसेसिंग और मार्केटिंग नहीं किया जा सकता है? प्याज, लहसुन, इसका भी यही हाल होता है कई बार, तो उसका पाउडर बनाकर एक्सपोर्ट हो सकता है दुनिया भर में। तो हमारे गांव सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, हमारे गांव एक्सपोर्ट करने वाले गांव भी बन सकते हैं। बस ये जो बीच का गैप है वो फुलफिल करने का काम हम विश्वविद्यालयों को करने की आवश्यकता है। तो अनेक बातें ऐसी है कि जो गांव में बनती है, लेकिन वो बेचारे परेशान है। साथ साथ जो ये उन्नत भारत अभियान एक बहुत अच्छा काम है कि इस निमित्त आज हमारे बच्चे हैं वो गांव से दूर भटक चले गए हैं। तो गांव के बच्चे हैं वो भी गांव में जाना नहीं चाहते, क्योंकि आज हमारे गांव में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अच्छे विद्यालय गांव में नहीं होंगे, अच्छे चिकित्सा संस्थान, हॉस्पिटल, अस्पताल आदि गांव में नहीं होंगे, अच्छे रास्ते गांव में नहीं होंगे, ऐसी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं गांव में नहीं होती है। तो क्या गांव वाले टैक्स नहीं भरते? तो अच्छी बात यह है कि इस पॉलिसी में भी बातें इस प्रकार की आई है, इसका उपयोग करते हमने इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है कि क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, ये कौन बोल रहे हैं बीच में? राजेश्वरी जी आपका माइक ऑफ करिए। ये माइक का अनम्यूट करके चले गए। Now I need to keep this mobile. फिर शुरू हो गया आपका। तो इन माध्यम से कि भाई क्वालिटी संस्थान, उच्च गुणवत्ता के संस्थान बैकवर्ड एरिया, पिछड़ी बस्तियों में, पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किया जाए। पिछड़े क्षेत्र में, बैकवर्ड एरिया में हमने उद्योगों में शेष की बात तो सुनी थी, लेकिन गांवों में भी, पिछड़े क्षेत्रों में भी विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की बात की इस नीति में नहीं की है। इस नीति में स्थानीयता की, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिनों पूर्व लोकतंत्र को वोकल बनाने की बात जो की थी, तो इस नीति में बार बार स्थानीयता का उल्लेख किया गया है। मैंने विभिन्न राज्य सरकारों को भी निवेदन किया है कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए हर जिले में समिति बनाई जाए
क्योंकि हर जिले की स्थानीयता अलग अलग है। जो स्किल डेवलपमेंट के और वोकेशनल एजुकेशन की बात की है, स्कूल के साथ जोड़ने की, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के साथ जोड़ने की, तो वो जिले का अलग विचार करना पड़ेगा। उस जिले में क्या आवश्यकता है, वहां की क्या विशेषता है, उस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट का वहां प्रोग्राम करने चाहिए। तो ये जो हमारे सारे शैक्षिक संस्थान है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार लेते हुए गांवों से जुड़ने की बात हम करें तो गांवों के दो बात होगी कि गांवों में वहां बच्चे जाएंगे तो वहां की आवश्यकता क्या है, इसको पहले चिन्हित करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। और मैंने जैसे कानपुर विश्वविद्यालय और अनेक विश्वविद्यालय कहा कि तो वहां की आवश्यकता है, वहां की प्रोडक्शन है, वहां के उद्योग है, उसी के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम वहां की यूनिवर्सिटी में प्रारंभ करने चाहिए। तो जिसके कारण उन बच्चों को सिर्फ नौकरी के ही लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता। इनके पास स्किल है तो वो किसी भी इंडस्ट्रीज में उनको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, अपने पैरों पर भी स्वयं छोटा मोटा उद्योग स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो हमारी आज की शिक्षा से तो दो ही बात होती है, एक नौकर होता है, जो नौकर नहीं बनता वो बेकार बनता है। हमने लगभग 10 साल टेक्निकल एजुकेशन पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें एक एनआईटी के डायरेक्टर आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने बीटेक किया, एमटेक किया और फिर मैं कुछ समय उद्योग में नौकरी के लिए गया। तो कुछ दिन के बाद मुझे एमडी ने बुलाया और एमडी ने मुझे कहा कि देखो भैया, आपने जो पढ़ाई की है ना उसको एक तरफ रख दो, यहाँ की आवश्यकता के अनुसार पहले ट्रेनिंग को, बाद में काम करो। तो डायरेक्टर साहब ने कहा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 20 साल की शिक्षा के बर्बाद किए, मेरे परिवार ने लाखों रुपए खर्च किए, सरकार ने करोड़ों रुपए मेरे पर खर्च किए, और ये एमडी कहते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। तो आज हमारी अधिक परिस्थिति ऐसी है। तो बच्चों को स्किल के साथ भी इस प्रकार जोड़ा जाए कि सिर्फ एक औपचारिकता के लिए स्किल ना कोई उसका कोर्सेज हो जाए, वहां की स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय उद्योग, स्थानीय खेती की प्रोडक्शन के आधार पर क्या क्या स्किल की आवश्यकता है, इस प्रकार का एक सर्वे का आधार पर एक स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए जाए। विद्यालय के विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के बाहर विद्यार्थी भी आफ्टर सारे इस प्रकार के कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आत्मनिर्भर के भारत का प्रमुख रूप से दो मेरी दृष्टि से आधार है कि एक आत्मनिर्भर गांव बने, और आत्मनिर्भर गांव को बनाने के लिए छात्र को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आज हमारा छात्र आत्मनिर्भर नहीं है, नौकर की मानसिकता में है सारी। तो ये दोनों का अगर जुड़ाव करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हमने समृद्ध गांव और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, वो वास्तव में हम बहुत अच्छी तरह से देश में कर पाएंगे। आप देखिए, देश में 950 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है, और लगभग हमारे देश में 700 जिले हैं, 700 डिस्ट्रिक्ट। एक यूनिवर्सिटी, एक जिला अगर ले ले तो 3 वर्ष में देश आत्मनिर्भर हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी टापू नहीं होने चाहिए। समंदर में टापू होता है ना, जिसका समंदर से पानी से कोई लेना देना नहीं होता है। आज हमारे अधिकतर यूनिवर्सिटी ऐसे हो गए कि यूनिवर्सिटी के पास में झुग्गीपट्टी है तो यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी के आसपास लोग भूखे मर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का कोई संबंध नहीं है। तो यूनिवर्सिटी टापू नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में सुख दुख में सहभागिता करने वाला और ऐसी परिस्थिति में देश का नेतृत्व करने वाला विश्वविद्यालय होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है
इस चीनी कोरोना महामारी के समय ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। एक आईआईटी ने छोटे वेंटिलेटर बनाकर एम्स को दिए। ट्रिपल आईटी भागलपुर ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया कि जिसके कारण कोरोना की पॉजिटिव है जा सकती है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने नर्स का काम करने वाला रोबोट तैयार कर दिया और वो हॉस्पिटल में उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार के कई उदाहरण है। और जब मैंने कहा कि हमने भी एक आत्मनिर्भरता का अभियान लिया है, तो कई यूनिवर्सिटी इस दिशा में कदम बढ़ाने लगी। तो अगर ये जो अपने देश की यूनिवर्सिटी इस दिशा में कदम बढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो ये सारी समस्याओं का निदान करने की हमारे विश्वविद्यालय में क्षमता है। हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे अमेरिका जाकर सब कुछ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ एमडी हमारे भारत के बच्चे हैं। तो भारत में क्यों नहीं कर सकते? उन बच्चों में भी देश समाज की भावना है। बस ऐसा एक वातावरण निर्माण करने की जरूरत है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाने की जरूरत है। और सौभाग्य से ये जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय नीति, उस नीति में वो ताकत है देश की शिक्षा बदलने की। इस नीति का उचित ढंग से क्रियान्वयन होगा तो इस नीति के माध्यम से देश की शिक्षा बदलेगी। और हमारा जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का एक ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना हो। तो इस प्रकार की शिक्षा बदलेगी तो देश भी बदलेगा। इस दृष्टि से इस शिक्षा नीति का सहारा लेते हुए, विश्वविद्यालयों की भूमिका सुनिश्चित करते हुए, और हर विश्वविद्यालय कम से कम एक जिला को एडॉप्ट करे, इस जिले को हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि 3-5 वर्ष में हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर की दिशा में बहुत के आगे बढ़ेगा। तो मैं अपने विश्वविद्यालय से भी प्रार्थना करता हूं और इस वेबिनार में जो सुनने वाले लोग हैं, प्रतिभागिता कर रहे हैं, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, इन सबसे भी निवेदन करता हूं कि इस दिशा में अपने अपने शैक्षिक संस्थानों की एक भूमिका सुनिश्चित करने की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएं। एक झाबुआ जैसे जनजातीय क्षेत्र का विद्यालय अगर समग्र जिला को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाता है, तो हमारे तो बहुत बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान हैं हम लोग, तो हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। तो आप सबसे इतनी प्रार्थना करता हूं और विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति और परिवार का सभी का मुझे इस वेबिनार में मेरे विचार रखने के लिए निमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा की भूमिका पर बात की, शिक्षा को गांव से जोड़ने का सुझाव दिया जो फलीभूत होते नजर आ रहा है। आपने बताया कि लघु उद्योगों को गांव में ही स्थापित करना होगा, लेकिन 2 जिम्मेदारियां हम लोगों को लेनी होगी, पहली प्रोसेसिंग और दूसरी मार्केटिंग। आपने बताया कि आत्मनिर्भर गांव तभी हो सकता है जब हम अपने छात्रों को आत्मनिर्भर बनाएं। विश्वविद्यालय टापू की तरह न होकर समाज के सुख दुख में सहभागी और समाज का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार विश्वविद्यालय के लिए जो नई शिक्षा नीति आई है, उसकी क्रियान्वयन से हम देश को बदल सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए आपके बहुमूल्य वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको देना चाहती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम सर। अगली कड़ी में मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय के कुशल मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अध्यक्षीय संबोधन देकर हम लोगों को कृतार्थ करें। प्रोफेसर संजय सिंह सर।
इस वेबिनार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का दायित्व निभा रहे महान शिक्षाविद श्री अतुल कोठारी जी जो हमारे आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं। धरती पुत्र श्री प्रेम सिंह जी जो आप गांव से और समाज से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए महान व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़े। हिमालय पुत्र श्री अनिल प्रकाश जोशी जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे। आप दोनों विशिष्ट अतिथियों को बहुत बहुत प्रणाम। संभवतः प्रेम सिंह जी हों पर हमें लगता है कि अनिल प्रकाश जी हम सबको किसी और कार्यक्रम के कारण छोड़ के चले गए हैं, पर उनकी अनुपस्थिति में भी मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागी गण, हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे श्री नवीन अरोड़ा जी, हमारे इस कार्यक्रम की संचालन कर रही डॉक्टर राश्री जी और जो इस कार्यक्रम हमारे उन्नत भारत अभियान से जुड़ी हुई जो हमारे विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापक गण हैं, सबको मेरा शुभकामनाएं और प्रणाम। मैं नवीन जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ऐसे महान व्यक्तियों का संसर्ग कराया जो एक्चुअली समाज से जुड़े हुए हैं। पुस्तकों से तो जुड़े होंगे जरूर, पर समाज से भी जुड़े हुए हैं और हम सबको भारतवर्ष की जो असली तस्वीर है उसकी दर्शन कराया। ये लगता है कि जैसे हम अपने आत्ममंथन करें कि क्या करना है हम सबको, ऐसा आप तीनों महान विभूतियों ने हम सबको प्रेरित किया। हमें लगता है सभी प्रतिभागीगण जरूर आत्मविश्लेषण कर रहे होंगे कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय है तो क्यों है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से हम समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का जरूर विचार आ रहा होगा। कभी कभी जैसे प्रेम सिंह जी ने जो बात कही आज बड़ी मर्मस्पर्शी थी कि गांव शब्द अपने आप में कुछ कहता है, उसको विचार करना पड़ेगा हम सबको कि गांव शब्द और फिर शहर, ये दोनों के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। हमें लगता है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। 200-250 साल पहले जब शहर की कोई कल्पना, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारा शुरू हुआ जब विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ हुआ और बाहर से अंग्रेज आए। उन्होंने अपनी सुविधाओं को अपने आत्म केंद्रित करने के लिए अपने पास ज्यादा सुविधाएं रखने के कारण जो व्यवस्था निर्माण की, उसमें शहर और गांव के बीच का एक अंतर दिखाई पड़ा और उसी अंतर के कारण आज सुविधा विहीन जो स्थान या जो जगह सुविधा विहीन हो जाए वो गांव मान लिया गया और शहर सुविधा से युक्त स्थान मान लिया गया। इस दृष्टि का जो निर्माण हुआ उसी से हमारे पूरी और जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो हमारी उन्नति थी, जो हमारी समृद्धि, जिसको कई बार हमारे तीनों वक्ताओं ने बार बार उसको डिफाइन किया है, ये सारे विषय इसी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर क्रिएट हुआ और इसी वजह से हम सबको इस पर विचार करना पड़ेगा। जैसा प्रेम सिंह जी ने भी और हमारे
अनिल प्रकाश जी ने भी बताया कि पूर्व में हम कैसे कैसे थे, छोटी छोटी इकोनॉमी से कैसे हम पूरा समृद्ध था भारत। जीडीपी का जैसे उन्होंने बताया कि 30% से ज्यादा जीडीपी हमारी भारतवर्ष कंट्रीब्यूट करता था पूरे विश्व का, तो अंग्रेजों से आने से पहले। लगातार उसके बाद से हमारा ह्रास होता गया। और अगर इसके मूल कारण में जाएं तो जो हमारी संस्कृति का विनाश हुआ है, वो उसके मूल में हमारी ये शिक्षा पद्धति पे जो कुठाराघात हुआ, जो उस पे परिवर्तन हुआ, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे बीच में आई, उसी से हमारे परिवर्तन शुरू हो गए। अगर इनके आने से पहले मुझे लगता है अगर किसी ने पढ़ा हो द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल, अगर उसमें आप देखें तो बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिसको देख के आश्चर्य होता है कि हमारा देश कैसा था। और इसके बारे में हमको परिचर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना अपने भूत को जाने वर्तमान का निर्माण नहीं हो सकता, और वर्तमान के निर्माण से ही भविष्य का निर्माण है। अतः हमको अपने पूर्व में हमारे कैसे पूर्वज थे, किस तरह का हमारा देश था, इसके बारे में चिंतन जरूर होना चाहिए। और उससे जब आपको सब पढ़ने के बाद ज्ञात होता है कि हम कितने समृद्धशाली थे उस समय, और जैसे ही हमारे पर आक्रमण हुए उसके बाद से हम लगातार अपनी इस समृद्धशाली व्यवस्था से दूर होते चले गए। कहीं न कहीं ये व्यवस्थाओं का ह्रास हुआ है, और इसी कारण से हम सब आज फिर से पुनर्विचार कर रहे हैं कि कैसे आज समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत के बारे में चिंतन करें। और यही दृष्टि मुझे लगता है कि हम सबको एक बार विचार करना चाहिए कि कैसे पूर्व में हम इतने समृद्ध थे और पूरे विश्व को हम दिशा देते थे, पूरे विश्व के उन्नति में अपनी भागीदारी निभाते थे। अगर 30% के बारे में जैसा उन्होंने बताया, अगर उसके ऊपर विचार करें तो ज्यादा कुछ नहीं था, हमारे पास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, पर यहाँ से जो कच्चा माल जाता था उसका हम एक्सपोर्ट करते थे, और फिर वही कच्चा माल जब अंग्रेजों के समय में वापस हमको आता था तो इतने इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ आता था कि हम उसको खरीदने के लिए सक्षम नहीं होते थे। धीमे धीमे हमारे किसानों पर इतने ऋण लगाया गया कि उसके कारण से हमारे किसानों की कमर टूटती गई। ये लगातार इस तरह की व्यवस्थाएं होती गई, जिसके कारण कि हमारी जो समृद्धशाली भारत की जो व्यवस्थाएं पूर्व में थी वो सब ध्वस्त होती गई। और इसी कारण से हम सबको विचार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस सब के मूल में, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अगर भारतवर्ष को अपना उस पर राज करना है तो वहाँ की शिक्षा पद्धति को सबसे पहले ध्वस्त करना होगा, उसको अपने अनुरूप बनाना होगा, और तभी हम वहाँ पे लंबे समय तक रह सकते हैं। और इसी दृष्टि से जो भारतवर्ष जिसमें कि 95% से ज्यादा लोग शिक्षित रहे, वो 1820 में आके 36% हो गए, और 1906 में आके 6%, और फिर उसके बाद साक्षरता का जो हमारा स्वतंत्रता के समय था तो 14%। इस तरह से लगातार जो साक्षरता हमारी 95% से लेकर 14% में पहुंच गई, इसके बीच में ये जो हमारी शिक्षा नीति थी, इसी के कारण सारी मुझे लगता है कि परेशानियां आई हमारे भारतवर्ष में। और आज जो परिवर्तन दिया गया है शिक्षा नीति में, मुझे लगता है कि वो शायद फिर से अगले भारतवर्ष की नींव को खड़ा करेगा और हम सब सक्षम होंगे। जैसा अभी आग्रह किया गया माननीय अतुल जी का, ये विश्वविद्यालय आसपास के जिलों को लें, आसपास के अपने कस्बों को लें, जहाँ वो हैं उसके आसपास के समाज की चिंतन करें। इस दृष्टि से हमको लगता है कि हमारा भी विश्वविद्यालय कुछ तो इस विषय में आगे कर रहा है। जैसा अभी नवीन जी ने बात की, हम लोग 5 गांव को यहाँ पे लिए हुए हैं और उसको लगातार उसमें हम परिवर्तन देख रहे हैं। आप सबके, हमारे जो अध्यापकगण हैं वहाँ पे और जो छात्र हैं, उनके भागीदारी की वजह से
लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन दिख रहा है। और जिस कोरोना काल में लॉकडाउन भी था, पर तब भी हम सब लोगों ने उनसे संपर्क बना के वहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया और उसको समाधान देने का भी प्रयास किया। हमारे बहुत से जो साइंटिस्ट हमारे विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, गांव की जो उर्वरता है जो खत्म हो रही थी, उस पर कैसे चिंतन हो, उसके बारे में भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनके लगातार कोई शोध हो रहे हैं जिससे कि गांव की उर्वरता जो ऊसर भूमि है उसको कैसे ठीक की जाए। इस तरह के तमाम शोध ऐसे हो रहे हैं जो डायरेक्ट इसका इम्प्लीकेशंस, जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है गांव में। इस तरह की बहुत से व्यवस्थाओं को हम लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा विश्वविद्यालय आगे भविष्य में कुछ न कुछ जरूर कंट्रीब्यूट करेगा हमारे समाज को और हमारे राष्ट्र में। जिस तरह से हमारा विश्वविद्यालय है, समाज के जो गरीब वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए समर्पित है। उनके 50% हमारे शायद हमारे जो अतिथिगण जुड़े हैं उनको शायद न पता हो, उस दृष्टि से मैं थोड़ा यहाँ बताना उचित समझता हूँ। 50% जो हमारे विद्यार्थी हैं वो इसी वंचित वर्ग से उनके लिए आरक्षित है यहाँ पे एडमिशन में की सीटें। और उनकी फीस भी हम सब नहीं लेते, ट्यूशन फीस। तो इस दृष्टि से हम समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम भी कर रहे हैं और उसी काम के आधार पे समाज का उत्थान हो। इसे हमारा विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में, चाहे पॉलिसी मेकिंग का क्षेत्र हो, चाहे एनवायरमेंट का क्षेत्र हो। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि आज ही हम सबको एक अच्छी विवेचना मिली है दैनिक जागरण में, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय को बहुत अच्छा एक पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छी स्थान बताया गया। इस दृष्टि से भी हम सब लगातार कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि समाज को कोई न कोई डायरेक्ट लाभ दिखाई पड़े। और हमारा भी मोटो यही है कि आप अध्ययनार्थ यहाँ आइए और सेवार्थ यहाँ से जाइए। ऐसा भाव लेके विश्वविद्यालय की नीति का निर्धारण हो रहा है और हमारे जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, अध्यापक सहयोगी गण हैं, वो सब इसी विचार को केंद्र में रखते हुए अपनी जो शोध है, जो अपनी शिक्षा की पद्धति है, उसको अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि गांव के बारे में अगर चिंतन करें तो दो समस्याएं मुझे जो बात करने से समझ में आता है, कभी कभी आप लोगों के माध्यम से गांव में जाकर जो हमारे अभियान चल रहा है उसको देखने का भी अवसर प्राप्त होता है। ये सारे को जब मैं देखता हूँ तो मुझे दो प्रमुख समस्याएं वहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। एक तो स्वास्थ्य की और दूसरा शिक्षा की। कुछ फैसिलिटीज तो डेवलप हो रही हैं सरकार के प्रयासों से। बहुत गांव में भी बिजली, पानी, ठीक है, सड़क बहुत अच्छी नहीं हो सकती पर संपर्क के साधन बढ़ रहे हैं। पर मूल रूप से ये दो व्यवस्थाओं पर अभी भी हमको बहुत फोकस करने की और बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। और जब हम WHO की डिफिनीशन स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के देखते हैं, तो उसमें है 4 डायमेंशंस पे विचार उन्होंने किया है WHO ने। फिजिकल, मेंटल, सोशल और लास्ट में उन्होंने जोड़ा था स्पिरिचुअल। ये 4 डायमेंशंस पे अगर ये वेलबींग है आपका, तभी आप हेल्दी माने जा सकते हैं। इसलिए मेरा विचार ये है कि जो चौथा डायमेंशन है इस पे भी हमको फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। और इससे ही हमारी जो मनस्थिति है, जो हमारे विचार हैं, अगर वो नहीं बदलेंगे तो फिर हम कितने भी उन्नति करते चले जाएं, उसमें परिवर्तन होने की संभावनाएं कम है। जिस हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सब दूसरों के चिंतन में ज्यादा अपने आप को समर्थशील रखें, अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करें। पर लगातार इससे हास्य दिखाई पड़ रहा है। अब कई जो हमारे परंपराओं में जो बहुत से ऐसे
मनीषों ने जो कहा है उसका निर्माण भी लोग करते रहे, धीमे धीमे उसमें हास्य हो रहा है। अब जैसे पर्यावरण का ही अगर हमको चिंतन करना है तो हमको कुछ तो विचार करना पड़ेगा, जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जो उसमें विचार कर, जब तक अपने अंदर परिवर्तन नहीं होगा, स्वयं के अंदर परिवर्तन ना हो, तब तक हमको बहुत सी बातें करने से बहुत लाभ नहीं दिखाई पड़ने वाला। अब जैसे एक विचार है, तेन तक्तेन भुंजिता ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ घृत कस्य सुत धनम। अब जब तक ये भाव नहीं है कि जितना मुझे जरूरत है उतना ही मुझको लेना है, अगर ये भाव नहीं रहेगा तो हम इस जो अंधी दौड़ में दौड़ रहे थे, जो कोरोना ने हमको समझाया है, अगर फिर ये कोरोना हटाओ फिर हम उसी धारा में बह गए, बहने की जिसकी बहुत संभावना दिखती है, तो इस दृष्टि से उसके लिए मानसिक परिवर्तन, जो अपने मन के अंदर का परिवर्तन है, जो अपने नियंत्रण है, जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जो स्वयं पे अपने को नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर के बारे में विचार कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत से ऐसे आपको विचार मिल जाएंगे हमारे पुरातन ऋषियों मनीषियों द्वारा दिए हुए, जिसको कि हमको अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़े तभी हम सुखी जीवन जी सकते हैं। और कई बार ये भी कहा गया कि जीवने यावत आदानम स्वाद प्रदानम ततोधिकम। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह का जो सोच है, इस पे हमको विचार करना पड़ेगा। सोच में परिवर्तन के लिए शिक्षा के माध्यम से ही सोच में परिवर्तन आ सकता है, और इसी परिवर्तन को हम सबको आगे देखना है, और शिक्षा को भी ऐसा रखना है जिससे कि हमारे जो पूरा जो संस्कार का जो निर्माण है वो हमेशा होता रहे। हमारे छात्र जो आगे चल के भविष्य की पीढ़ी है, उनको एक नए मार्गदर्शन मिले और एक नए ढंग से हमारे देश के लिए कार्य कर सकें, और तभी ये परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और इस दृष्टि से मैं अनुरोध करूंगा कि जो स्कूली शिक्षा से जो विश्वविद्यालय शिक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें इस पे भी जोर हो, जिससे कि हमारी जो संस्कार का निर्माण ऐसा पुष्ट हो, जिससे इतनी गहराई से हो कि वो जब किसी भी आपदा के समय में अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम हो। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो अपनी शिक्षा नीति, और माननीय अतुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा आग्रह है उनसे कि इस पर विचार हम सबको करना पड़ेगा। बहुत बार मैं देखता हूँ आजकल के छात्र, क्योंकि मैं IIT BHU से का प्रोडक्ट भी हूँ, वहीं पर अध्यापन भी कार्य किया, लगातार परिवर्तन दिखाई पड़ता है आज के छात्रों में। कभी आप रात देर तक पढ़ते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस दिखाई पड़े जिसमें कि छात्रों को सब बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होते हुए भी जो उनकी आउटपुट है, जो उनकी लगन होनी चाहिए, वो नहीं दिख पा रही। जो इस तरह की दिनचर्या में हास हो रहा है, उसके कारण से बहुत सी जो विचारों में परिवर्तन हो रहा है, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा, कैसे हम इस पे नियंत्रण पा सकें, विद्यार्थियों को सही दिशा कैसे दे सकें, खेलकूद के प्रति कैसे उनको आकर्षण उनका बढ़े, इस तरह से अपने शरीर के लिए चिंतन उनका ज्यादा हो, इस पे विचार करने के लिए आवश्यकता है हम सबकी। और ये शिक्षा नीति में ये हो जिससे कि हमारे संस्कार का निर्माण ऐसा हो जो आगे चलकर किसी भी रूप में हमको डिगा न सके, और जितनी भी आपदाएं आएंगी तो हम उसको सरलता से उसका सामना कर सकें। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये सारे विषय रखना ये समीचीन दिखाई पड़ा, और मुझे लगता है कि ये वेबिनार के माध्यम से जो हमारे प्रतिभागी गण हैं, जो हमारे अध्यापक गण हैं, हमारे विश्वविद्यालय को इसी दृष्टि से आगे बढ़ाएं कि हम समाजोन्मुखी होके उनके चिंतन कर सकें, उनके बारे में विचार कर सकें, ऐसा मेरा आग्रह है आप सबसे। और मुझे लगता है कि ऐसे और भी वेबिनार करने की आवश्यकता है, जिसमें जो जमीन से जुड़े हुए, जिन्होंने समाज के अंदर काम किया है, उनके एक्सपीरियंसेस को लेके हम कैसे अपने आप को परिवर्तित कर सकें,
इसके लिए मैं आप सबसे, नवीन जी से पुनः आग्रह करूंगा कि आप ऐसे और वेबिनार्स को आगे करते रहें और पुनः आप सबको बुलाएं, और जिससे कि हम सबका मार्गदर्शन और हो सके और हम लोग अपनी दिशा को सही दिशा, विश्वविद्यालय को सही दिशा में ले जा सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे अतिथिगणों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इतना समय दिया विश्वविद्यालय के लिए, आप लोगों ने समय निकाला, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम सब मिलेंगे ऐसी कामना के साथ। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके वक्तव्यों में कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसा आपने बताया कि मनुष्य अगर राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा तभी ही आत्मनिर्भर भारत का विकास होगा। हम सबको चिंतन करना होगा कि किस तरह हम सबसे समृद्धशाली होकर विश्व के उन्नयन में कार्य कर सकते हैं। आपने बताया कि हमें चुनौतियों को आगे लाकर उन पर विचार कर समस्या के हल को सामने लाना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं। आपने बताया कि विश्वविद्यालय भी जिन गांवों से जुड़े हैं उनकी समस्या पर हम ज्यादा ध्यान रखते हैं और उस समस्या पर चिंतन करके उनके हल की ओर ध्यान देते हैं। उन समस्याओं में जैसे स्वास्थ्य के विषय में आपने बताया कि जब स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज्य होगा तभी हम स्वस्थ देश और स्वस्थ विश्व की कल्पना कर सकते हैं। शिक्षा के लिए आपने बताया कि सोच में परिवर्तन इस तरीके से करना है कि हमारा जो छात्रों का संस्कार निर्माण है वो पूरी तरीके से होता रहे। इसी तरीके से आपने पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके हल की ओर दृष्टि दी। आपने बताया कि समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना ही विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है। इसलिए छात्रों को जो हम संदेश देते हैं कि आप अध्ययनार्थ आइए और सेवार्थ यहाँ से जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हृदय से प्रणाम सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जो हमारे वेबिनार से महान विभूतियां जुड़ी उनके धन्यवाद ज्ञापन का मौका दिया गया। तो सबसे पहले जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री अतुल कोठारी सर को मैं विश्वविद्यालय परिवार एवं उन्नत भारत अभियान की टीम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। आज हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का और महत्वपूर्ण दिन रहा कि आप जैसे अद्भुत व्यक्तित्व का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। सर आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों से जुड़े। प्रणाम सर। अब मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर को भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो इस वेबिनार से जुड़े और इस विश्वविद्यालय का सौभाग्य बढ़ाया। आप जैसे प्रभावी व्यक्तित्व को सुनने का मौका हमें मिला। सर आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता श्री प्रेम सिंह सर को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज इस विश्वविद्यालय के लिए अभूतपूर्व दिन की तरह रहा, क्योंकि आपने कर्तव्य निष्ठा और दूरदर्शिता का परिचय दिया कि अगर हमारे सामने असमान या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां रहे लेकिन उसको हम किस तरीके से दूर करके अपने काम को राष्ट्र हित के लिए कर सकते हैं। तो सर आपका हार्दिक धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह सर को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण ही हमारा ये वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। उनका प्रोत्साहन हमेशा हमारे साथ रहता है, जोश के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले क्रम में मैं प्रोफेसर नवीन अरोड़ा सर को भी, जो कि उन्नत भारत अभियान के नोडल ऑफिसर हैं, उनको भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी उन्हीं के द्वारा संपादित की गई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे कार्यक्रम के संचालन का मौका दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, अन्य शिक्षकगण, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मीडिया को भी विशेष रूप से धन्यवाद, जो कि हर बार अपने अथक प्रयासों से सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर कार्यक्रम को ले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं अपने उन्नत भारत अभियान समिति के सदस्यों प्रोफेसर शिल्पी वर्मा मैडम, डॉक्टर यूवी किरण मैडम, डॉक्टर रचना मैडम, डॉक्टर मनोज कुमार ददवाल सर और डॉक्टर अलका मैडम को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। अगर कोई छूट गया हो तो उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में सिर्फ 2 लाइन कह करके इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगी। आओ मिलकर सभी अखंड भारत बनाएं, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत को बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर हम सब मिलेंगे दीदी आपके साथ फिर।